हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट टॉपिक। जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था न्यूबॉर्न असेसमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट इज इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, सेकेंड ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड थर्ड इज पीरियोडिक असेसमेंट दैट इज फॉलो अप असेसमेंट। सो इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न में क्या क्या असेसमेंट की जाती है, जिसमें हमने देखा था अबगार स्कोर किस तरह से चेक किया जाता है। डिटेल में हमने पढ़ा था अबगार स्कोर के बारे में, अबगार स्कोर असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। उसके बाद बर्थ वेट, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वेट चेक किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन एंड लास्ट में हमने देखा था ओरिफाइस काउंटिंग एंड चेकिंग देयर पेटेंसी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में। तो ट्रांजिशनल असेसमेंट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। बात करें अगर फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी की, तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी किसे कहते हैं? आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न का जो टाइमिंग होता है 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ का जो टाइमिंग होता है न्यूबॉर्न का, वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहा जाता है। और जैसे ही बेबी स्लीप लेता है, उसके बाद जैसे ही अवेक होता है फर्स्ट स्लीप के बाद, वो टाइमिंग जो होता है वो सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आता है। यानी कि सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट्स व्हेन द न्यूबॉर्न अवेक्स फ्रॉम फर्स्ट स्लीप दैट इज अबाउट 6 to 8 आवर्स आफ्टर बर्थ। यह पीरियड जो होता है 2 to 5 आवर्स के लिए रहता है सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के जो टाइमिंग होता है वो 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ का टाइमिंग जो होता है वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या क्या असेसमेंट की जाती है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं फर्स्ट 30 मिनट्स का जो टाइमिंग होता है उनका आफ्टर बर्थ, उस टाइम में न्यूबॉर्न्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ द न्यूबॉर्न इज वेरी एक्टिव एंड अलर्ट। ही क्राइज विगोरसली एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग सकिंग, बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं और स्ट्रॉन्ग सकिंग होता है, स्ट्रॉन्ग सकिंग शो करते हैं। आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सकिंग होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट 30 मिनट का टाइमिंग होता है आफ्टर बर्थ, वह टाइम बेस्ट होता है इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए टाइम बेस्ट होता है, इसलिए कहा जाता है बेबी को फर्स्ट 30 मिनट के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया जाए। बेबी जब इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है तो इस टाइम पर बेबी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट, एक्टिव होता है और बाहर के इन्वायरमेंट के लिए इंटरेस्टेड रहता है। सो इस टाइम पर कौन कौन से असेसमेंट किए जाते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इसमें जनरल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, हेड टू टो एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्सेस, ये सारे असेसमेंट किए जाते हैं। बात करें अगर सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी की, तो जैसे हमने बताया सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट होता है जब बेबी फर्स्ट स्लीप से जागता है। यानी कि 6 to 8 आवर्स का जो टाइमिंग होता है वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है। तो इसके बाद जैसे ही बेबी स्लीप करता है, स्लीप के बाद जैसे ही अवेक होता है बेबी फर्स्ट स्लीप से, वो टाइमिंग जो होता है वो सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। यानी कि 6 to 8 आवर्स के बाद का जो टाइमिंग होता है आफ्टर 6 to 8 आवर ऑफ बर्थ, ये टाइमिंग जो होता है सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। यह टाइम पीरियड जो होता है 2 to 5 आवर्स के लिए रहता है। सो सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट्स व्हेन द न्यूबॉर्न अवेक्स फ्रॉम फर्स्ट स्लीप दैट इज अबाउट 6 to 8 आवर्स आफ्टर बर्थ। दिस पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 2 to 5 आवर्स। In this period, neonate is again very active, alert and responsive. Heart rate or respiratory rate are slightly increased. Gastric and respiratory secretions are increased. So second period of reactivity हो गया। बात करते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में कौन कौन से असेसमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के टाइम पर कौन कौन से असेसमेंट किए जाते हैं? तो सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन किया जाएगा बेबी का। जनरल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम देखेंगे बेबी का पोस्चर, एक्टिविटी, बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं, कौन सा क्राई, वीक क्राई, स्ट्रॉन्ग क्राई, कलर चेक करेंगे, वाइटल साइंस आएगा। ये सारी चीज़ें जनरल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम असेस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में, जिसमें हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस किस तरह से न्यूबॉर्न बेबी का किया जाता है। थर्ड, हेड टू टो असेसमेंट,
देन न्यूरोलॉजिक असेसमेंट जिसमें हम रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज के बारे में। सो बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशन की। जनरल एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे बेबी का, ये सारी चीज़ें आएंगी फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी के अंतर्गत, यानी कि फर्स्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ का जो टाइमिंग है, तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं जिसमें जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं इसमें, जैसे हमने बताया पोस्चर चेक किया जाएगा बेबी का, एक्टिविटी चेक की जाएगी, क्राई, कलर एंड वाइटल साइंस। जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके पहले आपको नॉर्मल न्यूबॉर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तो जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे जो भी आपके फाइंडिंग्स आ रहे हैं यहाँ पर, से बेबी का पोस्चर सही है कि नहीं, एक्टिविटी किस तरह का आ रहा है, क्राई नॉर्मल बेबी का कैसा होना चाहिए, कलर, वाइटल साइंस, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉर्मल न्यूबॉर्न में क्या क्या फाइंडिंग्स आते हैं, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो फाइंडिंग्स आ रही हैं असेसमेंट जब आप न्यूबॉर्न बेबी का कर रहे हैं तो उससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर की, पोस्चर असेसमेंट। तो फुल टर्म न्यूनेट जो होते हैं, फुल टर्म बेबीज जो होते हैं, वो जनरलाइज फ्लेक्शन उसमें देखने को मिलता है, यानी कि फ्लेक्स्ड वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, वो वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन उनका रहता है। तो इन फुल टर्म बेबी जनरलाइज फ्लेक्शन इज सीन, नेक और एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड रहते हैं। अगर फ्रॉग लाइक पोस्चर है बेबी का, बेबी वेल फ्लेक्स्ड कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब बेबी प्री टर्म बेबी है। ये है नॉर्मल न्यूबॉर्न, इसमें वेल फ्लेक्स्ड पोस्चर है बेबी का। बात करते हैं एक्टिविटी की। नॉर्मल न्यूनेट्स आर अलर्ट एंड एक्टिव, जैसे हमने बताया कि नॉर्मल न्यूनेट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट, और अगर बेबी अलर्ट और एक्टिव ना होके काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल है या फिर ड्रॉसी है, लेथार्जिक है, स्लीपिक है, तो इसका मतलब कि बेबी को कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे क्राई। नॉर्मल न्यूनेट्स जो होते हैं वो क्राई करते हैं जब भी हंग्री होते हैं या फिर वेट होते हैं, तो उस टाइम पर क्राई करते हैं। अगर बेबी में वीक क्राई देखने को मिलता है, बेबी वीक क्राई कर रहा है, तो इसका मतलब कि बेबी या तो प्री टर्म होगा या तो लो बर्थ वेट बेबी होगा। लो बर्थ वेट के केस में या फिर प्री टर्म बेबी के केस में वीक क्राई देखने को मिलता है। हाई पिच क्राई की बात करें तो हाई पिच क्राई किसमें देखने को मिलेगा, अगर बेबी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस केस में बेबी में हाई पिच क्राई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कलर। नॉर्मल न्यूबॉर्न का कलर जो होता है पिंक होता है, बॉडी और एक्सट्रीमिटीज दोनों पिंक होते हैं। अगर बेबी का कलर जो है वो ब्लू है, पिंक नहीं है, ब्लू है या फिर पेल कलर है, येलो कलर है, तो इसका मतलब बेबी डेविएट है नॉर्मल न्यूबॉर्न से। तो अगर बॉडी एक्सट्रीमिटीज पिंक आ रहे हैं तो बेबी नॉर्मल है। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बेबी को, तो उस केस में बेबी का कलर ब्लू हो सकता है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू आ सकते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केस में, या फिर एक्रोसाइनोसिस हो सकता है। एक्रोसाइनोसिस में क्या होता है, बॉडी पिंक रहेगी बेबी की और एक्सट्रीमिटीज जो रहेंगे यानी कि हैंड और फीट जो रहेंगे वो ब्लू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कलर के अंतर्गत। नेक्स्ट वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल साइंस दिस चेक्स दैट बेबी इज एबल टू हैव अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर इन अ नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट। नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट में बेबी खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो वाइटल साइंस बेसिकली इसीलिए चेक करते हैं कि बेबी जब इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ रहा है तो वो खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं बाहर के एनवायरनमेंट में। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी टेम्परेचर जो होता है 35.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एपिकल पल्स चेक करेंगे। एपिकल पल्स हम चेक करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप की हेल्प से। जब बेबी काम रहेगा, बेबी शांत रहेगा, उस टाइम पर हमें एपिकल पल्स चेक करना है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न का एपिकल पल्स जो होता है 120 to 140 बीट्स पर मिनट होते हैं, बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट रहेगा। वाइटल साइंस हो गया, वाइटल साइंस असेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी में फर्स्ट हमने देखा जनरल एग्जामिनेशन। सेकेंड जनरल एग्जामिनेशन में हमने देखा पोस्चर, बेबी का पोस्चर, एक्टिविटी, क्राई, कलर और वाइटल साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में सबसे पहले बात करते हैं वेट की। नॉर्मल न्यूबॉर्न का वेट जो होता है 2.5 to 3.8 kg होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न।
उसके बाद 10% लॉस होता है बॉडी वेट जो भी बेबी का रहता है, वो शुरू के जो 1 वीक का टाइम होता है उस टाइम पर 10% बेबी का बॉडी वेट लॉस होता है। उसके बाद फिर से रीगेन होना शुरू हो जाता है, 3 मंथ तक रीगेन होता रहता है, लगभग 25 to 30 ग्राम्स पर डे के हिसाब से। ओके, नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट 2.5 to 3.8 kg होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न। द न्यूनेट लॉसेस about 10% weight loss during first week of life, and then weight gain is about 25 to 30 grams per day for first 3 months. वेट चेक करने के लिए पेन स्केल यूज किया जाता है, तो यहाँ पर पेन स्केल की हेल्प से न्यूबॉर्न का वेट चेक किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ की। हेड टू हील मेजरमेंट करेंगे, हेड टू हील असेसमेंट करेंगे इसमें। तो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न होते हैं, नॉर्मल न्यूबॉर्न का लेंथ जो होता है 45 to 50 सेंटीमीटर लेंथ होता है, जिसे इन्फेंटोमीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। ये इन्फेंटोमीटर है। इन्फेंटोमीटर स्केल यूज किया जाता है जिसमें बेबी को लिटाया जाता है और यहाँ पर बेबी का हेड और लेग स्ट्रेट रखा जाता है। कुछ इस तरह से बेबी का लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो 45 to 50 सेंटीमीटर नॉर्मल न्यूबॉर्न का लेंथ होता है, जिसे इन्फेंटोमीटर की हेल्प से चेक करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस असेसमेंट, दिस इज द डिस्टेंस अराउंड द बेबीज हेड। या बेबी के हेड के अराउंड डिस्टेंस होता है जो कि नॉर्मल न्यूबॉर्न में 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मोल्डिंग ऑफ स्कल की वजह से एक्यूरेट नहीं आ पाता है, तो इसलिए 24 आवर्स के बाद चेक करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, जिससे एक्यूरेसी आए। इट में बी लार्जर इन केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के केस में हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मॉलर हेड सर्कमफ्रेंस आता है अगर माइक्रोसिफेली है या फिर क्रेनियोस्टेसिस का केस है, तो उस केस में हेड सर्कमफ्रेंस स्मॉलर आता है। जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना ना होकर उससे कम होता है। तो माइक्रोसिफेली या क्रेनियोस्टेनोसिस है, यानी कि प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर है, तो उस केस में स्मॉलर आएगा। और हाइड्रोसिफेलस का केस है तो उस केस में लार्जर हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है। हेड सर्कमफ्रेंस किस तरह से मेजर करते हैं, तो इसे ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस भी कहा जाता है, यानी कि जो एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप लेते हैं, मेजरिंग टेप, उसको हेड के अराउंड लगाते हैं फ्रंट से, ऑक्सीपिटल रिज से एबव द आईब्रो के ऊपर से होते हुए, यहाँ पर ईयर के एबव से होते हुए ऑक्सीपुट तक जाते हैं। तो यह अराउंड द हेड मेजरमेंट होता है, ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, जो कि 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट चेस्ट सर्कमफ्रेंस, या नॉर्मल न्यूबॉर्न में 31 to 33 सेंटीमीटर होता है। इट इज अबाउट 31 to 33 सेंटीमीटर। इट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कमफ्रेंस। 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस से। शुरू में नॉर्मल न्यूबॉर्न में जो हेड होता है वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि 2 to 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। तो यहाँ पर 1 ईयर आते आते जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है हेड सर्कमफ्रेंस से। तो शुरू में हमको याद रखना है, तो न्यूबॉर्न जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं शुरू के दिनों में, यानी कि स्टार्टिंग में जो टाइम होता है 1 ईयर के अंतर्गत, न्यूबॉर्न में चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस से कम होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर कम होता है। It is if the difference is more than 3 सेंटीमीटर then it is an indication of IUGR। अगर 3 सेंटीमीटर से इनका डिफरेंस जो है हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब बेबी को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। सो ये सारी चीज़ें हो गई एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेड टू टू असेसमेंट के बारे में। सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।